तो बच्चों, आज कक्षा 9वीं में भूगोल के अंतर्गत पाठ 4 बाह्य प्रक्रिया भाग 2 के अंतर्गत हम भूजल का कार्य और भूरूप का अध्ययन करेंगे। वर्षा का भूमि में रिसा हुआ कुछ जल भूपटल की चट्टानों की दरारों में से रिसकर भूपटल के नीचे अच्छिद्र चट्टानों की परत तक पहुंचता है। वहां उसका संचयन होता रहता है। इस प्रकार से भूपटल के नीचे संचित हुए जल को भूजल कहते हैं। जमीन के अंदर जो पानी जल जमा होता है उसे हम वास्तविक भूजल कहते हैं। चट्टानों के घुलनशील खनिज पानी में घुल जाते हैं और उनका भूजल के साथ वहन होता रहता है। यही भूजल से होने वाला अपक्षरण है। भूजल का वाष्पीभवन होने से अथवा भूजल की घुलन क्षमता से अधिक मात्रा में घुलनशील खनिजों की आपूर्ति होने पर उसमें घुले हुए खनिजों का निक्षेपण होता है। अगर हम पानी में एक गिलास में पानी और मिट्टी का घोल बनाते हैं, अगर मिट्टी का घोल ज़्यादा हो जाता है तो धीरे धीरे मिट्टी नीचे जमने लगती है। उसी प्रकार घुलनशील खनिज ज़्यादा हो जाते हैं पानी में तो वे उनका निक्षेपण होने लगता है, वो जमा होने लगते हैं। इस प्रकार से भूजल का छीजन, वहन और निक्षेपण कार्य होता रहता है। भूजल के इस कार्य से विलय रंध्र, चूने के पत्थर वाले प्रदेश की गुफाएं, अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी लवण स्तंभ आदि भूरूप निर्मित होते हैं। अब भूजल की सतह हम अध्ययन करेंगे कि भूपटल के नीचे संचित जल के ऊपर की सतह को भूजल सतह कहते हैं। अगर 20 फुट एक कुआं खोदा जाता है तो जब 20 फुट में से 18 फुट पे पानी लगता है तो उस 18 फुट पर लगे हुए पानी को भूपटल के नीचे के जो है जल की ऊपरी सतह को हम भूजल सतह कहेंगे। वहाँ मौसम, चट्टानों की छिद्रता, उस प्रदेश की वर्षा की मात्रा आदि घटकों के कारण भूजल सतह में परिवर्तन होता है। वर्षा काल में यह सतह भूपृष्ठ के निकट होती है तो ग्रीष्म काल में यह नीचे चली जाती है। वर्षा काल में हम देखते हैं कुएं का पानी ऊपर तक भर आता है, पर गर्मियों में वही कुआं नीचे तक चला जाता है और कई बार सूख भी जाता है। खोजिए। अब महाराष्ट्र में चूने के पत्थर की गुफाएं एवं लवण स्तंभ कहाँ दिखाई देते हैं? तो महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के पानेर के समीप कानूर पठार पर जो है चूने पत्थर की गुफाएं और लवण स्तंभ दिखाई देते हैं। चूने के पत्थर के प्रदेश को कास्टर्ड क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर है एड्रियाटिक समुद्र के उत्तर पूर्व दिशा में कास्टर्ड नाम का प्रदेश है। इस प्रदेश में चूने के पत्थर के कारण विकसित होने वाले भूरूप बड़े पैमाने पर पाए गए हैं और इनका अध्ययन किया गया है। इसके आधार पर ही चूने के पत्थर के भूरूपों के प्रदेश को कास्टर्ड कहते हैं। रामू को अपने खेत में कुआं खुदाना है, लेकिन वह उलझन में कि कौन से मौसम में खोदूं जिस कारण कुएं को अधिक दिनों तक पानी मिलेगा। आप रामू को क्या सुझाव देंगे? तो हमने अभी पढ़ा कि गर्मी के दिनों में जल की जो ऊपरी सतह है वो नीचे चली जाती है, भूजल की सतह। इसलिए अगर वह गर्मी के दिनों में कुआं खोदेगा तो उसे पानी हर मौसम में उपलब्ध हो सकेगा, क्योंकि वह ज़्यादा गहराई तक खोदेगा। जहाँ तक पानी उसे मिलेगा नहीं तब तक खोदेगा, और वह जब मिलने लगेगा उसके पश्चात भी वह 1-2 फुट तो खोदेगा ही, तो वह पानी उसको हर मौसम में मिलेगा। इसलिए रामू को गर्मी में कुआं खोदने की सलाह दी जा सकती है। अब भूजल कार्य से निर्मित कुछ भूरूप के छायाचित्र आगे देखिए है, यहाँ दिए हैं। ये भूरूप भूजल के छीजन, संचयन, इनमें से कौन से कार्य से निर्मित हुआ होगा? इसे छायाचित्र के नीचे चौखट में लिखिए। ये दिया है विलय विवर, ये खनन कार्य के कारण तैयार हुआ है। अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी लवण स्तंभ एवं गुफा, ये किस कारण हुआ है? वहन और निक्षेपण कार्य के कारण। निम्नांकित रेखाचित्र में से भूजल निर्मित भूरूपों का नाम दीजिए। अब ये जो है इसमें से, तो ये तो हम ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी लवण स्तंभ यहाँ हम देख रहे हैं। पवन, नदी और हिमानी, इनमें से कौन से कारक की गतिज ऊर्जा अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है पवन की। बाकी की इतनी ज़्यादा, पवन की जितनी रफ्तार होती है, जितनी गति होती है, उतनी
नदी और हिमानी की नहीं होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा पवन में पाई जाती है। अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको देखकर लिखना है। एक कुछ छोटे छोटे उत्तर हैं, उनका मैं फ़ोटो भेज दे रही हूँ, देख लीजिए आप। फिर भी आपको इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर लिखना है। धन्यवाद।